गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए क्लास 8 चैप्टर 3 पावर रिसोर्सेज। आपने मिनरल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम देखते हैं पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। पावर रिसोर्सेज जिनसे हमें शक्ति मिलती हो, हमें ऊर्जा मिलती हो, एनर्जी मिलती हो, पावर रिसोर्सेज कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन पावर रिसोर्सेज को 2 कंपोनेंट में बांटा है और फर्स्ट इसका है कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। मतलब ये हुआ कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हों, जो आदि काल से चले आ रहे हों, बहुत पहले से यूज लिए जाते आ रहे हों। दूसरी चीज इसकी फर्क है कि वो संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद उसको बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सके या रिन्यू नहीं किया जा सके, वो कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज गैर परंपरागत, जो परंपरा से काम में नहीं ली जा रहे थे, लेकिन आज हमने प्रेजेंट टाइम में हमारी नीड को पूरा करने के लिए हमने इनको इजाद किया है, इनको तैयार किया है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये वो ऊर्जा संसाधन है जिनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, बार बार बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं, और ये क्या नहीं है, ये कभी खत्म होने वाले भी नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक हम सब लोग हैं, जब तक सब लोग उपस्थित हैं, जब तक प्रकृति है, तब तक ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी बरकरार रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं। तो कन्वेंशनल फर्स्ट बताया आपको फायरवुड। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आज भी ग्रामीण भारतीय लोग जो हैं वो लगभग 60 to 80% फायरवुड का यूज करते हैं, जलाऊ लकड़ी का यूज करते हैं ईंधन के लिए। तो इस प्रकार एज ए फ्यूल के रूप में, एज ए ईंधन के रूप में ये लोग फायरवुड का यूज करते हैं। खाना बनाने में या अन्य कोई कामों में ये जो है उसको तापी के रूप में हम फायरवुड का यूज करते आए हैं। आज भी हम देखें तो शहरों में तो फिर भी हम गैस मोड पे आ गए हैं और गैस यूज करने लगे हैं, लेकिन गांव में लगभग 70 to 80% पॉपुलेशन जो है आज फायरवुड का यूज करती है, खाना वाना बनाने में, अन्य कार्य में करती है। अब सेकंड आता है आपका कोल। तो कोल क्या है? एज ए फॉसिल फ्यूल है जो वनस्पति प्राचीन काल में किसी भौगोलिक घटना के द्वारा जमीन में दब गई थी और वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा, ताप और दाब के कारण उसके अवस्थाओं में परिवर्तन आए और परिवर्तन से वो क्या बन गई? कॉल्स वगैरह या पेट्रोलियम या गैस में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम शॉर्ट रूप में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो इस प्रकार जैविक ईंधन के अंदर कोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रोडक्शन जो होता है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, यहाँ ये लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी जो माइनिंग है वो रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो में है, जो झारखंड में है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं और बहुत ज्यादा इनका उत्पादन होता है। और हम बात करें कोल की, तो कोल भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा कि जब फर्स्ट रेलवे इंजन जो आया वो कोयले से चलता था, मतलब स्टीम से चलता था। जेम्स वाट ने जो इसको बनाया था स्टीम इंजन, वो कोयले की एनर्जी से ही चला करता था। लेकिन धीरे धीरे स्टीम इंजन गायब हो गए, फिर डीजल इंजन आए, फिर आजकल इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए। तो सिस्टम के साथ और धीरे धीरे बदलाव आते रहे और ये जो हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे हम कंजर्व करना शुरू करने लगे। लेकिन अन्य बात करें तो कोल ग्रामीण क्षेत्र में तो काम आता ही है। अगर हम शहरों की बात करें, सिटियों की बात करें, तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट बनाने के लिए, इसके अलावा प्रगलन भट्टियां जो होती हैं, लोहे की जो गलाने की भट्टियां होती है, जो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उनको पिघलाने की और उनको प्रोड्यूस करने की जो विधियां होती हैं, वो भी कोल के द्वारा संचालित की जाती हैं। अब बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जो हमारी वेजिटेशन को बहुत ज्यादा समय तक नीचे दबने के कारण कन्वर्ट हुआ है। इसलिए हम बात करें तो इसका जहां प्रोडक्शन होता है वो कौन सी जगह है? जैसे कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के डेल्टा हैं, उन डेल्टाओं के आसपास बहुत ज्यादा वेजिटेशन था और बहुत समय पहले ही वेजिटेशन नीचे जमीन में दबने के कारण से बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम पदार्थों में। तो एक क्रूड ऑयल के रूप में यहाँ से निकलता है। तो हम इंडिया के अगर लेवल से बात करें तो डिगबोई असम में, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पेट्रोलियम को जो है प्रोड्यूस किया जाने लगा। फिर बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, डेल्टा ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, यहाँ पर भी हमारे यहाँ तेल या पेट्रोलियम निकाला जाता है।
राजस्थान की दृष्टि से बात करें तो हमारे बाड़मेर जैसलमेर में भी यहाँ पर तेल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और गैस का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी फॉसिल फ्यूल में आती है और खासतौर से इंडिया की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में इसका उत्पादन किया जाता है। और लगभग आज 90% फैमिली जो है शहरों की वो ज्यादातर गैस मोड पे काम कर रही है और गैस को यूज कर रही है अपने खाना बनाने के लिए, घरेलू यूज के लिए, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी गैस को यूज किया जाने लगा है। फिर आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर जो है इसको कह सकते हैं हम जल विद्युत। जल विद्युत जो है तैयार की जाती है रिवर्स के ऊपर डैम बनाकर, बड़े बड़े डैम बनाकर उनको वाटर को स्टोरेज किया जाता है। फिर बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, नीचे टरबाइन लगाई जाती है। टरबाइन जब घूमती है पानी गिरने से तो जनरेटर से बिजली पैदा होती है, इसे हम हाइडल पावर कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ हो रही है इंडिया की बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम पे, गांधी सागर डैम पे, नागार्जुन सागर डैम पे और दामोदर वैली प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कोटा, राउत भाटा और चंबल डैम के ऊपर बिजली बनाई जा रही है। तो इस प्रकार हम बात करें कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, तो ये तमाम जगह इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि कन्वेंशनल सोर्सेज को हमें बहुत कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत और लगातार विकास करना है, तो उस लगातार विकास की इस यात्रा में हमें कन्वेंशनल रिसोर्स को बचा के रखना होगा। क्योंकि ये क्या है, इनका स्टॉक लिमिटेड है। इनको जितना हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना हम निकालेंगे, खनन करेंगे, ये बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पे खड़े हैं। और जब खत्म हो जाएंगे तो जो भी तमाम रिसोर्सेज इनके द्वारा हम संचालित करते हैं, गाड़ी, मोटर वाहन वगैरह जो भी इनसे चलते हैं, वो सारे हमारे लिए वेस्टेज हो जाएंगे, कबाड़ हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो वो चलेंगे नहीं। इसलिए हमें इनका कोई अन्य कोई जो है ऑब्जेक्ट तलाशना चाहिए, इनका अन्य कोई उचित विकल्प जो है वो तलाशना चाहिए, ताकि इनको हम बचा के रख सके, तो आने वाले जनरेशन के लिए भी काम आ सके। तो इनका सबसे बड़ा जो अन्य अगर कोई विकल्प है तो वो विकल्प क्या है, वो चॉइस है हमारी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं ये कभी खत्म नहीं होते हैं। इनको चाहे जितना हम बना सकते हैं, चाहे जितना स्टोर कर सकते हैं। आज अगर सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, आने वाले समय में रोज हम कर सकते हैं कि रोज दिन और रात का चक्कर चलता रहेगा, सूर्य उदय होता रहेगा और इसे एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेटर जो है ऑप्शन है वो क्या है, सोलर एनर्जी, जो रोज हम पैदा कर सकते हैं। खास बात क्या है, इनमें और इनमें फर्क हो रहा है। ये सारे तमाम जो हैं, चाहे फायरवुड हो, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये सब चीजें क्या करती हैं, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इनकी अच्छी बात क्या है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते और हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के रक्षक भी हैं। तो सोलर एनर्जी से रोज हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की धूप से हम प्लेटें लगाकर इसको स्टोर किया जा सकता है और एनर्जी बनाई जा सकती है। फिर आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हवा रोज चलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमेशा क्रिएट होता रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो हवा का चलना, विंड का चलना जो है अपरिहार्य है। इसलिए विंड एनर्जी हम रोज टरबाइन लगा के, वो फैन लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पिलर्स पे फैन लगा दिए जाते हैं, वो हवा से कंटिन्यू घूमते रहते हैं। उनके नीचे चेन सिस्टम लगाकर और टरबाइन लगा दी जाती है, टरबाइन घूमती है, जनरेटर से बिजली बनती है। फिर आती है आपकी न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का मतलब है कि परमाणु ऊर्जा जो यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो हैं, उनसे न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा दीपावली पे पटाखे वगैरह आतिशबाजियां करी होंगी आपने, तो ये न्यूक्लियर का ही एक एग्जांपल। उसमें जो बारूद डलती है, उसमें यूरेनियम जो थोरियम जो डलता है, उसमें विस्फोटक एक एनर्जी होती है। उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। और बहुत ये चीप पड़ती, सस्ती पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोयला जलाने में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 टन कोयला जलाने से जितनी एनर्जी प्राप्त होती है, वो मात्र 1 kg न्यूक्लियर यूरेनियम थोरियम से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की लागत में बहुत बड़ा फर्क आता है। तो न्यूक्लियर पावर भी हम बनाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का एनर्जी का मतलब है कि हमारी जमीन में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से आपने कई बार देखा वोल्केनो वगैरह या भूकंप वगैरह आते हैं, तो जहां से लीकेज करता है
मणिकर्ण में, हिमाचल में एक झरना है, गर्म पानी का चश्मा है। उस झरने में आप अगर चावल की पोटली बनाकर कपड़े में अगर उसमें डुबा देते हैं तो कुछ ही देर बाद में चावल उबल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इट मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी उस झरने में होता है। इस प्रकार जियोथर्मल पावर, जहां जमीन में ज्यादा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का हम यूज करके और हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर टेम्परेचर वो वर्ष पर्यंत रहता है, लगभग हमेशा रहता है, इसलिए अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो वेस्टेज जाएगा, यूज करेंगे तो हमारे काम का होगा। तो जियोथर्मल पावर जी, भूतापीय ऊर्जा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। फिर बात करें हम टाइडल एनर्जी की। जब तक ओशन है, सीज वगैरह है, तो इनमें टाइडल वगैरह लहरें वगैरह चलती रहेंगी, ज्वार भाटे आते रहेंगे। तो इस प्रकार की ज्वारीय ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं कि ज्वार जब आता है, वो भाटा जब गिरता है, ज्वार पानी उठता है, भाटे में जब गिरता है, तो इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा में नीचे टरबाइन लगा दी जाती है। जैसे ही पानी आता है, वो गिरता है, टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। तो टाइडल एनर्जी भी इसका एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसको हम यूज करके इन कन्वेंशनल सोर्सेज को बचा सकते हैं। अब आपका आता है आपका बायोगैस। बायोगैस इस प्रकार का प्लांट है जो आपके वेस्टेज, आपके गार्बेज को, आपके कचरे को, जो एक तरह से जैविक जो वेस्टेज है, उन सब चीजों को, जैसे गोबर हुआ या कूड़ा करकट हुआ, पेड़ पौधों के पत्ते हुए, मिट्टी हुई, पानी हुआ, इन सब चीजों को डालकर एक सेफ्टी टैंक बनाकर उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है और उससे बायोगैस बनाई जाती है। ये बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन एक बार जब चालू हो गई तो आपकी अच्छी खासी जो जरूरतों को पूरी कर सकती है, आपकी नीड को पूरा कर सकती है और इन सब चीजों को बचा सकती है। प्यारे बच्चों, इनमें और इनमें एक बहुत बड़ा फर्क क्या है कि इनमें शुरुआती लागत ज्यादा आती है। इसमें जब हम सेटअप करेंगे इन चीजों का, तो शुरुआती लागत तो क्या था, स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है इनमें, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। तो ये शुरुआती इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए महंगा पड़ता है, इसलिए हम इस मोड पे कम काम करते हैं। लेकिन एक बार सेटअप हो गया तो लाइफ टाइम फिर उसका कोई विशेष खर्चा नहीं आता है और हमें प्रोडक्शन होता रहता है। और इनकी बात करें तो इनका सेटअप बहुत सस्ता पड़ता है। एक बार ही हम जब यूज करते हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन इनका स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए खत्म होने के कगार पे खड़े हैं। इसलिए हमें इनका विकल्प नॉन कन्वेंशनल के रूप में पूरा करना चाहिए और हमें और भी नए नए तरीके, नए नए इन्वेंशन जो हैं वो करने चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम इन कन्वेंशनल सोर्सेज को बचा के रख सकें, परंपरागत ऊर्जा संसाधन को बचा के रख सके, ताकि हमारा भारत दुनिया की तरह विकसित हो, वह डेवलप्ड कंट्री की लाइन में खड़ा हो और बहुत आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, हम इन सब चीजों को कंजर्व करेंगे, इनका बचाव करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे और नए नए आइडियाज हैं या नए नए इन्वेंशन आविष्कार हैं वो करेंगे, ताकि हमारा इनके ऊपर से जो प्रेशर कम हो और इस पे हम ज्यादा आधारित हों, ताकि हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छे इस चैप्टर को समझा होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू।